आप सभी को राम राम। अमित शाह को बहुत से लोग कहते हैं कि वो बड़े मतलब डरा के, धमका के, दबा के सबसे काम कराते हैं। और एक और चीज हम लोगों ने देखी कि अमित शाह जब वैचारिक लड़ाई हो जाती है या वैचारिक मामले हो जाते हैं तो वो बड़े कोट अनकोट क्रूर हो जाते हैं। उसमें कोई जरा सा भी ना शब्दों में कोई कमी करते हैं, मर्यादित तरीके से, लेकिन न तो वो उसमें कोई कसर छोड़ते हैं और न वैचारिक लड़ाई में किसी भी हद तक जाकर विरोधी को दुरुस्त करने में, दोनों में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इस वक्त वैचारिक लड़ाई की बात करें तो क्या है, देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि देश से नक्सली आतंकवाद, लाल आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद, जिस भी नाम से आप जानते हो, वो आतंकवाद बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बचेगा नहीं, देश में खत्म कर देंगे। तारीख बता दी मार्च 2026। अब आपको लगेगा कि इस वक्त इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, तो दरअसल 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, उनका नाम चयनित किया गया। अब सीपी राधाकृष्णन संघी हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, जिला संघ चालक रहे, कोयंबटूर से जब आपको याद हो बम धमाका हुआ था 2-2 बार वो सांसद रहे हैं 98-99 में। अभी वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उससे पहले झारखंड के भी रह चुके हैं। अब सीपी राधाकृष्णन के सामने विपक्ष ने एक उम्मीदवार चुना और कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आंध्र प्रदेश से आते हैं, तेलुगु हैं, तो उन्होंने कहा इससे दबाव बनेगा जगनमोहन रेड्डी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, पवन कल्याण पर। चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दे दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा इतने बढ़िया प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन है और हम उस गठजोड़ का हिस्सा हैं, हमारा इतने वर्षों का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम क्यों चले जाएंगे उधर? तेलुगु हितों के लिए, तेलुगु अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। जब आपको याद होगा जब डीएमके और स्टालिन ने हिंदी भाषा विरोधी अभियान शुरू किया था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम तो वो कल्पना करते हैं कि हमारे देश का, हमारे राज्य का नौजवान वो 10-10 भाषाएं सीखे। हम तो मल्टी लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं और हम तो आह्वान करते हैं। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि आइए हमारे यहां तेलंगाना में हर भाषा का स्वागत है। एक तरह से कहें जो डीएमके और स्टालिन की भारत विभाजक नीति थी भाषा के सामने, जो भाषा के मामले में जो राज ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की विभाजक नीति थी, उसको बड़ा धक्का लगा था। अब चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति की दावेदारी पर भी कह रहे हैं, जो वो कोशिश थी, डीएमके ने इसे हिंदुत्व वाला तमिल बता दिया। क्योंकि वो तमिलनाडु से हैं तो पहले कहा गया कि डीएमके का कोई तमिलनाडु वाला आएगा, तो तमिलनाडु वाला नहीं मिला तो तेलुगु लिया, और तमिल जो राधाकृष्णन जी हैं उनको कह दिया कि ये तो हिंदुत्व वाले तमिल वाले, कनिमोझी का बयान है। अब यहीं आ गई लड़ाई वैचारिक। अब वैचारिक लड़ाई आ गई तो अमित शाह को कूदना ही कूदना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी दक्षिण भारत के दौरे पर, और वहां पर उन्होंने जो जिस तरह से बहुत स्पष्टता के साथ जो जवाब दिया है वो कमाल है। और उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने बहुत कड़ाई से कहा कि स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब सच बात तो है, आप लाख कहें, आपको कुछ नहीं मिलता तो एक ही चीज मिलती है कि वो अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई में है, अभी आईसीआईसीआई का चेयरमैन हो गया है। लेकिन भैया राजनीतिक तौर पर तो अमित शाह ने कोई उसको विधायक सांसद की गद्दी नहीं दी। कोई कह सकता है कि वो तो और बड़ा है, तो और बड़ा है तो उसके बावजूद राजीव शुक्ला को कहां हटाने की बात है। अब इसको आप समझिए। तो अमित शाह इन सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन अमित शाह वैचारिक लड़ाई कैसे लड़ते हैं उसका उदाहरण अभी मिला जब वो केरल गए, कोच्चि में थे। कोच्चि में उन्होंने पहलगाम में जो लोग जिनको मार दिया था आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, ऐसे ही एक स्वर्गीय रामचंद्रन जी के यहां वो गए।
रामचंद्रन जी के परिवार से वो मिले, उनकी पत्नी शीला जी और बेटी आरती मेनन, उन दोनों से मिले और उन्होंने कहा कि किसी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए, जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा। वो कोच्चि में थे, नहीं गए तुरंत, कोई उनको राजनीतिक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स नहीं स्कोर करने थे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं वैचारिक से शुरू किया, नक्सल शुरू किया, सुदर्शन रेड्डी जी की दावेदारी बताई, नायडू जी की बताई, फिर मैं कोच्चि में बता दिया कि वहाँ चले गए उनके जो मारे गए थे रामचंद्रन जी, उनके परिवार। ये सब वैचारिक रणनीति का हिस्सा है और अमित शाह उसको बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। अब जरा ये आप सुन लीजिए, एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने जो कहा कि कैसे ये तय करना है कि किसी भी स्थिति में हमें भारत को विश्व गुरु बनने तक रुकना नहीं, और उन्होंने अपना परिचय क्या दिया वो जरा सुन लीजिए। और वैसे भी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। हम लोग एक ऐसे भारत की निर्माण की कल्पना लेकर चले हैं जिस भारत को पूरा विश्व सम्मान करता हो और विश्व में सबसे समृद्ध हो। तो इसके लिए हम किसी को भी, आपको भी, मुझे भी आराम करने का अधिकार है। अमित शाह स्पष्टता से बोलते हैं, ये हर कोई जानता है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया मैं भाजपा का नेता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे तो ये अधिकार ही नहीं है, आराम कर ही नहीं सकते और आगे भी आराम नहीं करेंगे विश्व गुरु बनने तक, सम्मान मिलने तक। लेकिन जो ये सुदर्शन रेड्डी खड़े हैं, इनके लिए किस तरह से बात की और कांग्रेस के लिए भी कहा कि प्रत्याशी उनको जब चुनना है तो कैसे चुनना है, जरा देख लीजिए। और यह बताता है कि अमित शाह अपनी वैचारिक लड़ाई में जरा सा भी संकोच नहीं करते। बहुत से लोग करेंगे अरे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनके लिए ऐसा कहना कि उनकी वजह से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई, तो क्या वो सच नहीं है? क्या जो अमित शाह कह रहे हैं वो सच नहीं है? इसको जरा आप स्वयं सुन लीजिए और तय कीजिए कि ये सच है या नहीं। कांग्रेस पार्टी की चॉइस के बारे में बताना चाहता हूं। इससे कांग्रेस के केरल में जीतने की जो बची कुची संभावनाएं थी वो नष्ट हो गया है, क्योंकि ओपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था, और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किया। ये है अमित शाह और यही है अमित शाह का तरीका, कोई शब्द नहीं बचाते। और ये तो सच है ना कि सलवा जुडूम पर जो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उस निर्णय ने लड़ाई तो कमजोर की थी। अब सुदर्शन रेड्डी जो कह रहे हैं, कनिमोझी जो कह रही हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो भी तो उसी वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हैं। और जब हिंदुत्व तमिल कह दिया, हिंदुत्व वाला तमिल, तो सीधे सीधे लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद हो गई। अब कोई इसको कुछ भी कहे। और कमाल की बात ये कि जो नक्सलवाद के समर्थक के तौर पर, नक्सलवाद को बढ़ाने के निर्णय के तौर पर सुदर्शन रेड्डी जी के ऊपर आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन हैं जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और अभी महाराष्ट्र की सरकार ने अर्बन नक्सल को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा कानून बनाया। और सीपी राधाकृष्णन जी ने
उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उस कानून को बनाने के लिए उसको राष्ट्रपति महोदय को आगे बढ़ा दिया है। यानी नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा सके, मार्च 2026 का पूरे देश से नक्सलवादी आतंकवाद, लाल आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद समाप्त करने का निर्णय। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब वैचारिक मामला आ जाता है तो अमित शाह कोट अनकोट बहुत क्रूर हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि बिल्कुल ये होना ही चाहिए। देश के खिलाफ किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह की गड़बड़ी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब ये राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद का जो कहा जा रहा है चुनाव, जनता तो यही कह रही है, ये कोई लिखा तो होता नहीं है कहीं। तो ये देखते हैं उसका परिणाम क्या आता है, कितने लोग और उधर से टूटकर इधर आ जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।